नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात की खास पेशकश। दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को अपने घर एबटाबाद में छुपा कर रखा। कश्मीर पर बुरी नजर डालने के लिए पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों को पैदा किया। लश्कर सरगना हाफिज सईद को पनाह दी। जैश के चीफ मौलाना मसूद अजहर के सिर पर हाथ रखा। अफगानिस्तान से भागे तो पाकिस्तान में तालिबान के लिए जमीन मुहैया कराई। भारत का मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम जब मुंबई में 93 करके हवा हुआ तो उसे भी अपनी गोद में छुपा लिया। अब इतने सारे अमन और इंसानियत के दुश्मन अगर एक साथ किसी मुल्क में हो तो वो मुल्क आतंक का हेडक्वार्टर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। हिंदुस्तान को आतंक का सबसे बड़ा और पहला जख्म 1993 में लहूलुहान मुंबई की शक्ल में मिला। पूरे मुंबई को धमाके से दहला देने वाला चेहरा तभी आम हो गया था, पर दाऊद इब्राहिम तब तक चुपके से भाग चुका था और फिर जाकर बस गया उसी आतंक के हेडक्वार्टर में, यानी पाकिस्तान। 13 दिसंबर 2001 को पहली बार आतंक संसद की दहलीज तक पहुंच गया था। आतंकवादियों को संसद भवन तक पहुंचाया था जैश के उसी मुखिया मसूद अजहर, जो कांधार हाईजैकिंग में सौदेबाजी के बाद रिहा हो गया था। और रिहाई के बाद वो भी सीधे जा पहुंचा उसी आतंक के हेडक्वार्टर में, यानी पाकिस्तान। छब्बीस 11 को मुंबई के जख्मी सीने को फिर से छलनी किया गया था। गोलियां मुंबई में चल रही थी, पर ट्रिगर दबाने का इशारा पाकिस्तान से हो रहा था और इशारा कर रहा था लश्कर का चीफ हाफिज सईद। $10 मिलियन इनामी आतंकवादी, ये भी कहीं और नहीं, वहीं पनाह लिए हुए हैं आतंक के हेडक्वार्टर में, यानी पाकिस्तान। अमेरिका पर हमला कर इसने तो पूरी दुनिया को दहला दिया था। अल-कायदा का मुखिया था ये। पूरे 10 साल तक अमेरिका इसकी तलाश में दुनिया भर की खाक छानती, पर आखिर में ये भी मिला उसी आतंक के हेडक्वार्टर में, यानी पाकिस्तान, और वहीं मारा गया। पठानकोट पर हमला हुआ तो भी आतंक के उसी हेडक्वार्टर से आतंकवादी आए थे। हमले से पहले बाकायदा पाकिस्तान फोन किया, अपनी खैरियत बताई, फिर जरूरी हुक्म दिए। इधर ये हुक्म ले रहे थे, उधर आतंक के हेडक्वार्टर यानी पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर के कमांडर इन्हें खून खराबे का ऑर्डर दे रहे थे। सबसे ताजा जख्म पुलवामा में मिला। सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ। हमलावर बेशक पुलवामा का ही था। बम से भरी कार भी वही चला रहा था, मगर इस कार बम का ट्रिगर थमाने वाला मसूद अजहर इस बार भी वहीं बैठा था, आतंक के हेडक्वार्टर यानी पाकिस्तान। It's a terrible thing going on right now between Pakistan and India is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. And we would like to see it stop. A lot of people were just killed, and we want to see it stopped. We're very much involved in that, yes, if that's what you're referring to. सीमा पार डटे सैनिकों पर, मोदी सरकार पर और मां भवानी के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा।
दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान के वो तमाम नक्शे मौजूद हैं जहां आतंकी फैक्ट्री चलती है, जहां आतंकवादियों की ट्रेनिंग कैंप है। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों को तो पाकिस्तान में कभी छुपने की नौबत तक नहीं आई। हिंदुस्तान के साथ साथ अगर आतंक के इस हेडक्वार्टर में रहने वाले आतंकवादियों से सबसे ज्यादा कोई खून के आंसू रोया है तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से भाग कर गए तालिबान को भी कहीं और नहीं बल्कि आतंक के इसी हेडक्वार्टर में आसरा मिला। दरअसल पाकिस्तानी फौज में शुरू से ही एक बड़ा धड़ा कट्टर इस्लामिक संगठनों का समर्थक रहा है, जिसे आईएसआई की भी हमेशा भरपूर मदद मिलती रही। पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में भी इनकी काफी मजबूत पकड़ है। यही कट्टर धार्मिक संगठन इस्लाम और जिहाद के नाम पर आतंक की फसल तैयार करते हैं और इन्होंने पाकिस्तान को आतंक का हेडक्वार्टर बना रखा है। आज तक तो पुरानी कहावत है, गुड़ खाते हैं पर गुलगुले से परहेज है। यह कहावत आतंकवादी संगठन जैशे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को लेकर संयुक्त राष्ट्र के रवैये पर पूरी तरह फिट बैठ रहा है। 18 साल पहले यानी 2001 में संयुक्त राष्ट्र ने जैशे मोहम्मद को तो आतंकवादी संगठन करार दे दिया, मगर उसी संगठन के मुखिया मसूद अजहर को वो आतंकवादी नहीं मानता। जानते हैं क्यों? क्योंकि चीन नहीं चाहता। अब सवाल यह है कि चीन ऐसा क्यों नहीं चाहता। कांधार हाईजैकिंग सिर्फ उसकी रिहाई के लिए। आतंकवादी संगठन जैशे मोहम्मद का गठन सिर्फ भारत की तबाही के लिए। जम्मू कश्मीर सचिवालय पर हमला, जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला, गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर पर हमला, लोकतंत्र की दहलीज यानी संसद भवन पर हमला, पठानकोट एयरबेस पर हमला, पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला, पिछले 19 वर्षों में हिंदुस्तान में हुए 20 से ज्यादा आतंकी हमलों का गुनहगार, सैकड़ों बेगुनाहों का कातिल और दुनिया के सबसे घाघ आतंकवादियों में से एक यह है मसूद अजहर। वही मसूद अजहर जिसके संगठन जैशे मोहम्मद को 18 साल पहले 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ आतंकवादी संगठन करार दे दिया था, मगर कमाल देखिए कि वही संयुक्त राष्ट्र 18 साल बाद भी ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि जिसका संगठन आतंकवादी है उस संगठन के मुखिया को वो आतंकवादी करार दे या न दे। है न कमाल की बात कि संगठन तो खूनी है पर उसी संगठन के मुखिया को कातिल करार नहीं दे सकते, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में शामिल सारी दुनिया एक तरफ और बस चीन एक तरफ। चीन नहीं चाहता इसीलिए मसूद अजहर आतंकवादी नहीं। पिछले 2 दशक से अगर किसी ने हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा खून के आंसू रुलाए हैं तो वो यही शख्स है। पिछले 2 दशकों से अगर किसी ने हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा साजिशें रची तो वो यही नाम है। और पिछले 2 दशकों में अगर किसी ने हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा जख्म दिए
तो वो भी यही चेहरा। लेकिन इतना होने के बावजूद वो न सिर्फ आतंकवादियों के चारागाह यानी पाकिस्तान में दंदनाता घूम रहा है, बल्कि चीन की पुश्तपनाही में लगातार जहर भी उगल रहा है। अब इसे आप हिंदुस्तान के खिलाफ चीन की कूटनीतिक साजिश कहें, पाकिस्तान से उसकी दोस्ती का सिला, या फिर हिंदुस्तान को हल्के में लेने की गलती। चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकियों के इस सरगना के हक में बार बार अपनी राय रखकर यह जाहिर कर दिया कि आतंकवाद के मसले पर वो कैसी दोहरी चाल चल रहा है, फिर चाहे इस चाल में हिंदुस्तान लहूलुहानी क्यों ना होता रहे। अभी हिंदुस्तान इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डेमोग्राफिकली, ज्योग्राफिकली और मिलिटरली एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। और चाइना जानता है कि जहाँ तक मसूद अजहर है, पूरी दुनिया उसको एक टेररिस्ट मानती है। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 में से 4 परमानेंट मेंबर्स जो थे और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ने सब ने हिंदुस्तान का साथ दिया, एक पर ही नहीं 2 बार ही। उसके बावजूद भी चाइना ने उसको टेक्निकली ब्लॉक किया। दरअसल मसूद अजहर के खिलाफ 20 सबूतों के साथ हिंदुस्तान ने यूएन से उसे आतंकवादी करार देने की दरख्वास्त की थी, लेकिन चीन ने न सिर्फ उसे आतंकवादी मानने से इनकार कर दिया, बल्कि ये भी कहा कि किसी पर यूं ही कोई टैग चश्मा करने में ऐसी जल्दबाजी ठीक नहीं। चीन का कहना है कि पहले भारत के दावे की पड़ताल की जानी चाहिए। सितम देखिए कि जिस मसूद अजहर को आतंकवादी करार दिए जाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र में माथापच्ची का दौर चला, उसी मसूद अजहर के संगठन यानी जैश-ए मोहम्मद को 15 मुल्कों वाली सुरक्षा परिषद पहले ही आतंकवादी संगठन करार दे चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर चीन की इस चाल का क्या मतलब है? आखिर इतना खौफनाक आतंकवादी कैसे उसकी आंखों का तारा बना है? और आखिर क्यों चीन ऐसी चालों से हिंदुस्तान से भी नाराजगी मोल लेने को तैयार है? आज तक ब्यूरो। तब जैश का जन्म नहीं हुआ था। 23 साल पहले मसूद अजहर श्रीनगर में ही गिरफ्तार हुआ था, पर तब हमारी खुफिया एजेंसियों को पता ही नहीं चला कि मसूद अजहर आखिर है क्या बला। सुरक्षा बलों को लगा कि वो भी घाटी के कुछ गुमराह नौजवानों में से एक है। बाद में उसे जम्मू के कोट भलवल जेल में भेज दिया गया, जहां वो 5 साल तक कैद रहा। पाकिस्तान पंजाब के बहावलपुर में एक हेडमास्टर के घर मसूद अजहर का जन्म 10 जुलाई 1968 को हुआ था। मसूद अपने 11 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर था, पढ़ने लिखने में सही। जब वो 8वीं जमात में पढ़ता था, तभी उसके वालिद के एक दोस्त उसे कराची के जामिया उलूम उल इस्लामिया में पढ़ाने के लिए ले गए। वहाँ वो ऊंची तालीम हासिल करने की जगह आतंक की किताब पढ़ने लगा। वहीं पर मसूद हरकतुल मुजाहिदीन यानी हम के संपर्क में आया। हम वो आतंकवादी संगठन था जो उस वक्त अफगानिस्तान में सक्रिय था। 1980 के दशक के आखिर तक मसूद अजहर पर आतंक का जहर पड़ चुका था। तब तक सोवियत संघ और अफगानिस्तान का युद्ध चरम पर था। मसूद ने तरबियत यानी आतंक की ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान का रुख किया। ट्रेनिंग लेकर वो पाकिस्तान लौट आया। उसके जहर बुझे भाषण आतंक और नफरत बढ़ाने में घी का काम कर रहे थे। जल्दी उसके आकाओं को लग गया कि मसूद कोई साधारण आतंकवादी नहीं है, बल्कि आतंक की नई खेप तैयार करने में इससे भरपूर मदद मिलेगी। 1994 में उसे कश्मीर में जाकर मुजाहिदीन का हौसला बढ़ाने को कहा गया। तब मसूद अजहर एक पुर्तगाली पासपोर्ट पर ढाका पहुंचा और वहां से दिल्ली, फिर दिल्ली से श्रीनगर। तब तक घाटी में आतंक की आग सुलगने लगी थी। मसूद अजहर को लग गया कि हालात ऐसे बन रहे हैं जिसमें आतंक फैलाने का उसका मंसूबा पूरा हो सकता है। अब वो मस्जिदों का इस्तेमाल आतंक के गढ़ के रूप में करना चाहता था। घाटी में रहने के दौरान ही 1994 में एक रोज जुमे के दिन एक आतंकवादी सज्जाद के साथ वो जामा मस्जिद के लिए निकला। रास्ते में उसकी कार खराब हो गई। इसी के बाद दोनों ऑटो रिक्शा से जा रहे थे कि तभी सेना के जवानों ने दोनों को पकड़ लिया। सेना को लगा कि सैकड़ों गुमराह नौजवानों की तरह ये भी कोई मामूली आतंकवादी है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आतंक का हेडक्वार्टर। तो ब्रेक से पहले आपने देखा कि 1994 में श्रीनगर में मसूद अजहर गिरफ्तार हो जाता है, मगर गिरफ्तारी के बाद जब मसूद अजहर को जेल भेजा गया तो उसने अपनी जुबान बंद कर ली। वो खुद को एक पत्रकार के रूप में पेश कर रहा था, जबकि पाकिस्तान हुक्मरानों की हलक सूखी हुई थी
कि पता नहीं मसूद अजहर की गिरफ्तारी पाकिस्तान की कौन कौन सी पोल पट्टी खोल दे। लिहाजा मसूद अजहर की रिहाई के लिए अब जो कोशिशें शुरू होती हैं, उसके बाद पहली बार सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को एहसास होता है कि जिसे वो घाटी का गुमराह नौजवान समझ रहे थे, उसकी असलियत कुछ और है। मसूद इतनी मासूमियत से रॉ और दूसरी खुफिया एजेंसियों के सामने पेश हुआ कि उन्हें लगा ही नहीं कि इतना बड़ा आतंकवादी है। नतीजा ये हुआ कि कश्मीर में खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट ये कहकर बंद कर दी कि कश्मीर में किसी भी आतंकवादी घटना में मसूद अजहर शामिल नहीं है। पर पाकिस्तान को पता था कि मसूद अजहर किस मंसूबे से हिंदुस्तान गया है। उसके लिए यह जरूरी था कि किसी तरह वो जेल से बाहर निकले। लिहाजा मसूद अजहर को छुड़ाने की कोशिशें पाकिस्तान में तेज हो गई। पहली कोशिश में जून 1994 में हरकतुल अंसार ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को तब अगवा कर लिया जब वो पहलगाम के पास घूम रहे थे। उनकी रिहाई के बदले में अपहरणकर्ताओं ने मसूद अजहर की रिहाई की मांग रखी, लेकिन आतंकियों की यह साजिश नाकाम रही। अगली बार उमर शेख को ISI ने भारत भेजा। उमर शेख जैश का वही आतंकवादी था जिसने वॉल स्ट्रीट के पत्रकार डैनियल पल का अपहरण और फिर हत्या की थी। ब्रिटेन में जन्मा और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा लिखा उमर शेख ने एक अमेरिकी और 3 ब्रिटिश नागरिकों को दोस्त बनाया। फिर झांसा देकर दिल्ली के बाहरी इलाके में उन्हें बंधक बना लिया, लेकिन पुलिस ने जल्द ही उनको पकड़ लिया। पाकिस्तान अब भी मसूद को बचाने की योजना बनाता रहा। 1995 में हरकतुल अंसार की एक शाखा अल फरान ने 5 विदेशी सैलानियों को अगवा किया। इस बार भी यही मांग थी कि मसूद अजहर को रिहा करो। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तानी उच्चायोग की तरफ से उसकी रिहाई की सिफारिश इस आधार पर की गई कि वो एक पत्रकार है। अब खुफिया एजेंसियों को यह समझ आने लगा कि ये कोई मामूली आतंकवादी होता तो इसे बचाने के लिए पाकिस्तान से इतनी खतरनाक कोशिशें नहीं होती। तभी जून 1999 में जम्मू के कोट भलवल जेल में सज्जाद अफगानी और दूसरे आतंकवादियों ने सुरंग खोदा। उसी सुरंग के रास्ते मसूद अजहर को भी भागना था, लेकिन सुरंग में 6 फीट जाने के बाद ही मसूद वापस लौट गया, क्योंकि उसे लगा कि सुरंग उसके मोटे और थुलथुले शरीर के लिहाज से काफी संकरी है। सज्जाद पुलिस फायरिंग में मारा गया। मसूद अजहर को जेल से छुड़ाने की 6 कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। अब सुरक्षा एजेंसियों को पुख्ता यकीन हो चला था कि मसूद अजहर कोई मामूली आतंकी नहीं है। लिहाजा मसूद अजहर के बारे में फिर से जानकारियां जुटानी शुरू कर दी गई। मगर उसकी असलियत सामने आती उससे पहले ही कुछ ऐसा हादसा होता है कि पूरा देश सन्न रह जाता है। जैश-ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से एक जमात का ऐलान किया है और इस जमात की क़ियादत मौलाना मोहम्मद मसूद अजहर की सपुर्द की है। इंशाअल्लाह ये लश्कर दुश्मनों को ज़्यादा दिन खुशी भी नहीं मनाने देगा। ये चाहते हैं कि क़यामत के दिन ये मोदी और वाजपेयी के यारों दोस्तों में उठाए जाएं। Our primary concern was the earliest termination of the hijacking and the safe return of all passengers and crew. चौबीस दिसंबर 1999 शाम 5:30 बजे काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। प्लेन में कुल 178 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से ज्यादातर वो हिंदुस्तानी थे जो नेपाल छुट्टियां मनाकर वापस लौट रहे थे। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद प्लेन जैसे ही भारतीय हवाई सीमा में दाखिल होता है, अचानक प्लेन में मौजूद 5 लोग खड़े हो जाते हैं। उन 5 के नाम थे इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, मिस्री जहूर इब्राहिम और शकील सुकूर।
पांचों पाकिस्तानी थे, पांचों के पास हथियार थे। इसके बाद वो ऐलान करते हैं कि उन्होंने प्लेन को हाईजैक कर लिया है। फिर उनमें से एक शख्स कॉकपिट में फ्लाइट कैप्टन देवी शरण के पास पहुंचता है और कहता है कि विमान को लाहौर की तरफ ले चलो। ऐसा नहीं करने पर उसने विमान को बम से उड़ा देने की धमकी दी। अब तक IC-814 के हाईजैक होने की खबर भारत को मिल चुकी थी। खबर मिलते ही नई दिल्ली एक्शन में आ गई। हाई प्रोफाइल बैठकों का दौर शुरू हो गया। लेकिन आतंकवादी अपने मंसूबे और प्लानिंग में कहीं ज्यादा स्मार्ट थे। लाहौर ने IC-814 को अपने यहाँ उतरने की इजाजत देने से मना कर दिया था। पाकिस्तान को डर था कि इससे उसकी इमेज खराब होगी। इधर ईंधन लगातार खत्म हो रहा था। तब ईंधन भरने के लिए कैप्टन के कहने पर आतंकवादियों ने प्लेन को अमृतसर में उतारने की इजाजत दे दी। लेकिन अमृतसर में ईंधन भरने से पहले ही आतंकवादियों को शक हो गया कि उन पर हमला हो सकता है। लिहाजा ईंधन लिए बगैर प्लेन एक बार फिर हवा में था। अब पायलट ने लाहौर से दोबारा इजाजत मांगी। लाहौर को लगा कि ईंधन के बिना प्लेन क्रैश हो सकता है। लिहाजा इस बार लाहौर प्लेन को लैंड करने की इजाजत दे दी। रात 10:30 बजे लाहौर। ईंधन भरने के बाद ATC ने विमान को फौरन लाहौर छोड़ने को कहा। अब लाहौर के बाद आतंकवादी विमान को दुबई ले जाते हैं। वहां 176 में से 27 मुसाफिरों को छोड़ दिया जाता है। इनमें वो नौजवान रूपन कात्याल भी था, जिसे आतंकवादियों ने प्लेन के अंदर चाकू मारकर घायल कर दिया था और बाद में उसकी मौत हो गई। दुबई से उड़ान भरने के बाद आतंकी विमान को लेकर अब अफगानिस्तान के शहर कांधार पहुंचते हैं। उन दिनों अफगानिस्तान में तालिबान का राज था। अब तक एक रात गुजर चुकी थी। कांधार पहुंचने के बाद आतंकवादी पहली बार अपनी शर्त रखते हैं। मुसाफिरों की रिहाई के बदले भारतीय जेलों में कैद 35 आतंकवादियों की रिहाई और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अब डील शुरू होती है, पर यह डील लंबी होती जाती है। 6 दिन सौदेबाजी में निकल जाते हैं। उधर कांधार में तालिबान के आतंकवादियों ने विमान को घेर रखा था ताकि भारतीय कमांडोज कहीं से भी अंदर न जा सके। आतंकवादियों ने धमकी दी थी कि मांग नहीं मानी गई तो सभी मुसाफिरों को मार डाला जाएगा। आखिरकार 7वें दिन भारतीय जेलों में बंद 3 आतंकवादियों की रिहाई पर सौदा फाइनल होता है। ये आतंकवादी थे मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद सरगर। भारत सरकार फैसला ले चुकी थी कि इन तीनों आतंकवादियों को छोड़कर 148 बेगुनाह लोगों की जान बचाई जाएगी। इसी के बाद तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह और IB प्रमुख अजीत डोभाल इन तीनों आतंकवादी मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक सरगार को लेकर स्पेशल विमान से कांधार पहुंचते हैं। वहां इन तीनों आतंकवादियों को तालिबान को सौंप दिया जाता है और बदले में 148 मुसाफिरों की जिंदगी खरीदी जाती है। रिहाई के फौरन बाद मसूद अजहर ने भारत के खिलाफ फिर से जंग शुरू कर दी। 28 जून 2000 को जम्मू कश्मीर सचिवालय की इमारत पर जैश के आतंकियों ने हमला किया। अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर जैश के 3 आत्मघाती हमलावरों ने हमला बोला। इसमें 35 लोग मारे गए। 2001 में ही 13 दिसंबर को संसद भवन पर जैश के आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें दिल्ली पुलिस के 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। 24 सितंबर 2002 में गांधीनगर स्थित अक्षरधाम में सेना की वर्दी पहने जैश के 2 हथियारबंद आतंकवादी दाखिल हुए और ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के 2 जवानों समेत 33 लोग मारे गए, जबकि 81 घायल हुए। अयोध्या और वाराणसी में भी आतंकी हमलों को जैश के आतंकवादियों ने ही अंजाम दिया। मौलाना मसूद अजहर आज भी पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है।
जैश के बैनर तले बहावलपुर में बैठकर हर वक्त हिंदुस्तान के खिलाफ नई नई साजिशें बुनता है। पठानकोट हमले के बाद भारत के सख्त रुख को देखते हुए यह खबर आई थी कि उसे पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर यह खबर सच नहीं निकला। हिंदुस्तान में हुए करीब 20 आतंकवादी हमलों में भारतीय कानून और पुलिस को उसकी तलाश है, पर न मालूम ये तलाश कब खत्म होगी। 31 दिसंबर 1999 को कांधार पहुंचने के बाद मसूद अजहर सीधे मुल्ला उमर और अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन से मिलने जाता है। फिर वहां से 31 जनवरी 2000 को वो पाकिस्तान चला जाता है, यानी कांधार पहुंचने के ठीक एक महीने बाद। वहां कराची के एक मस्जिद में 1000 हथियारबंद आतंकियों के बीच मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद के गठन का ऐलान किया। एक ब्रेक, इसके बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है। पुलवामा हमले और हमारे जवानों की शहादत का बदला आखिर क्या हो सकता है? उरी हमले के बाद हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर आतंकवादी कैंपों को निशाना बनाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। जाहिर है अब दोबारा ऐसा करना जोखिम भरा होगा, तो फिर रास्ता क्या है? एक ही रास्ता है, आतंक के हेडक्वार्टर में बैठे आतंक के उन 4 आकाओं का खात्मा जो आतंकवादियों की खेप हिंदुस्तान भेजते हैं। हिंदुस्तान के सीने पर यह सबसे ताजा जख्म है, सबसे बड़ा। जंग या जंग जैसे हालात को छोड़ दो तो हिंदुस्तान की सरजमी पर हिंदुस्तानी जवानों की इतनी बड़ी शहादत इससे पहले कभी नहीं। उरी हुआ 18 जवान शहीद, उरी हुआ तो हमने उसका बदला सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान की सरहद में घुसकर पाकिस्तान में पनाह ले रहे आतंकवादियों और उनके कैंपों को नेस्तो नाबूद कर दिया। पर अफसोस, फिर भी न पड़ोसी सुधरा, न उसकी गोद में बैठे आतंक के आका। लिहाजा अब सवाल ये उठता है कि पुलवामा का बदला क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक था? पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी कैंपों को तबाह कर देने से या कुछ दर्जन या 100 आतंकवादियों को मारकर पुलवामा का बदला पूरा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर से कैंप बन जाए, उन कैंपों में फिर से आतंकवादी पैदा हो, वहीं ट्रेनिंग लेंगे और वो फिर से हिंदुस्तान को जख्म दें। तो फिर क्या करें? क्या करना चाहिए हम? तो बस इसका एक ही जवाब है, आतंकवादियों को नहीं बल्कि उन्हें पैदा करने वाले उनके आकाओं को मारना जरूरी है। एक बार उनके आका खत्म, आतंक खत्म। इन चेहरों को कभी भूलिएगा मत, इन्हें हमेशा अपने जहन में रखिएगा। यही वो 4 चेहरे हैं जिन्होंने अलग अलग रूप में आतंक के हजारों चेहरे हिंदुस्तान भेजे। बस एक बार, सिर्फ एक बार एक सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा हो जो इन्हें नेस्तो नाबूद कर दे। पर सवाल ये है कि इन तक पहुंचा कैसे जाए, इन्हें घसीट कर हिंदुस्तान कैसे लाया जाए, या फिर पाकिस्तान में ही घुसकर इनका हिसाब कैसे किया जाए। तो सबसे पहले शुरुआत सबसे ताजा जख्म देने वाले इंसानियत के इस सबसे बड़े दुश्मन से, यानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर, जो पुलवामा से लेकर उरी और पठानकोट से लेकर संसद भवन तक पर हुए हमले का असली मास्टरमाइंड है। टारगेट नंबर 1, मसूद अजहर का ठिकाना। संगठन जैश ए मोहम्मद, ठिकाना बहावलपुर और कराची। काम सामाजिक संगठन के नाम पर आतंकी तैयार करना। संरक्षण इमरान खान, पाकिस्तानी सेना और पाक खुफिया एजेंसी ISI। टारगेट नंबर 2, हाफिज सईद, घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी, इनाम $10 मिलियन। संगठन लश्कर ए तैयबा जमात उद दावा। ठिकाना जौहर टाउन, लाहौर। काम कश्मीर की आजादी के नाम पर बरगलाना, आतंकी हमले कराना। संरक्षण इमरान खान, पाकिस्तानी सेना और ISI। टारगेट नंबर 3, सैयद सलाउद्दीन, पहचान घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी, संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल। ठिकाना POK।
काम कश्मीर की आजादी के नाम पर आतंकी हमले कराना, संरक्षण इमरान खान पाकिस्तानी सेना आईएसआई। टारगेट नंबर 4 दाऊद इब्राहिम, पहचान अंतर्राष्ट्रीय माफिया डॉन, मुंबई धमाके का गुनहगार, ठिकाना क्लिफ्टन रोड कराची, काम पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में गैर कानूनी गतिविधियां, संरक्षण इमरान खान पाकिस्तानी सेना और आईएसआई। ऐसा नहीं है कि सरहद के उस पार बैठा कोई भी आतंकवादी हमारी नजरों से छुपा हुआ है। हर एक का पता ठिकाना हमारे पास है, उनका हर मूवमेंट सामने है। बस अब जरूरत है तो इन छिपे हुए आतंकवादियों को इनकी मान में घुसकर मार दो। ठीक वैसे जैसे एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सील कमांडो ने घर में घुसकर मारा था। आज तक ब्यूरो। तो वारदात की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।